एक मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो ज्वेलरी होनी चाहिए वो उनके हाथ से निकल चुकी। तो पिछली बार सिक्का चांदी का 1100-1200 का बिकता था, अब वही सिक्का सीधा 2000 का हो गया। जैसे पहले आदमी 1 लाख रुपए लाता था तो उसे बहुत सारा सामान मिल जाता था, अब 1 लाख रुपए में उसे कुछ भी नहीं मिलता। कोई विशेष काम नहीं है, 25% भी काम नहीं है। गवर्नमेंट ने जो जीएसटी वगैरह के कम करे थे, लेकिन उस तरह से इफेक्ट जो है कम नहीं हुआ। 75% बिजनेस डाउन है इस साल। तो उसका धंधा नामात को आधे से भी मतलब 25% ही रह गया है। वो इंडियन रुपए की वैल्यू खत्म हो गई है। दोस्तों गौर से देखिए इस ग्राफ को, ये है चाइना का गोल्ड परचेज ग्राफ और पिछले 3-4 सालों में ये ग्राफ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पूरे दुनिया के गोल्ड प्राइसेस हिलने लगे। और सिर्फ चाइना ही नहीं, रशिया भी तेजी से अपनी तिजोरी में गोल्ड भरते जा रहा है। इसके साथ साथ पोलैंड, टर्की और इंडिया भी तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाते जा रहे हैं। Even India's RBI is riding this trend. That's the Reserve Bank of India. In this financial year, they've added gold worth $19 billion. It is cutting back on US government debt. Gold hits another record. Spot gold prices have climbed above $4,000 an ounce for the first time ever. Just gold, gold, gold the whole time. Price of the precious yellow metal on the rise. China, India, Poland and the Czech Republic have been among the biggest buyers. In fact, India has increased its gold reserves from 661 tons to 879 tons in the last 5 years. यानी सिर्फ भारत ने 220 टन सोना खरीदा हुआ है और इसका असर ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में दिखने लगा है। जहां निफ्टी ने पिछले 1 साल में सिर्फ 2.46% का रिटर्न दिया है, सेंसेक्स ने 2.41% का रिटर्न दिया है, लेकिन गोल्ड ने लगभग 63% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में जहां निफ्टी ने 117% का रिटर्न दिया है, सेंसेक्स ने 108% का रिटर्न दिया है, लेकिन गोल्ड ने 165% का रिटर्न दिया है। Gold has surged over 50% in the past year. This is a really fascinating asset. It's been around for a long time, which just shows the power of what it's been and how it's played into the market. Gold prices to rally further as several factors have turned positive for the yellow metal. अब कई लोग सोचते होंगे कि गोल्ड रैली तो होता रहेगा, जैसे जैसे लोग गोल्ड खरीदेंगे वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। इज इट दैट सिंपल? नो 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 दोस्तों, गोल्ड प्राइसेस के पीछे छुपा है एक ऐसा गेम ऑफ वॉर, पॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर जो आज की डेट में रशिया, चाइना और इंडिया खेल रहे हैं। और ये गोल्ड रैली कोई नॉर्मल प्राइस राइज नहीं, ये एक ऐसा वेपन है जिससे चाइना और रशिया अमेरिका के खिलाफ अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये है, क्या है इस गोल्ड रैली का जियोपॉलिटिकल सीक्रेट? रशिया और चाइना गोल्ड खरीदकर अमेरिका के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं और इन सब के बीच क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ है या रिस्की, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोधा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों गोल्ड के पीछे छुपे हुए जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको इन 3 ग्राफ्स को समझना होगा। सबसे पहला ग्राफ ये बताता है कि जब जब दुनिया में वॉर या क्राइसिस होता है तब गोल्ड प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। जैसे 1970s में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और इजराइल में योम किपुर वॉर चल रहा था। सो बोथ ऑयल एंड गोल्ड प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग। उसी तरह जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, गोल्ड प्राइसेस बढ़ने लगे और ये हर बार होता है। तो सवाल ये है कि वॉर और गोल्ड प्राइस का क्या कनेक्शन? दोस्तों इसका जवाब छुपा है 1944 के एक अग्रीमेंट में। दोस्तों 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते पूरी दुनिया की इकोनॉमी टूट चुकी थी। यूरोप तबाह हो चुका था, जापान और जर्मनी की इकोनॉमी बर्बाद थी, लेकिन एक देश था जो इस पूरे केओस के बाद और भी ज्यादा पावरफुल बन गया और वो देश था अमेरिका। अब सोचो, उस टाइम अमेरिका के पास पूरी दुनिया का 66% गोल्ड रिजर्व था। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब अगर दुनिया के पास 100 किलो सोना है तो सिर्फ अमेरिका के पास 66 केजीज गोल्ड था। और आपको गोल्ड की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आप चाहे दुनिया के हर कोने से, हर माइन से, हर टेम्पल से पूरी दुनिया का सोना अगर आप एक जगह पे जमा कर लो तो भी सब मिलके सिर्फ 23 बाय 23 बाय 23 मीटर का क्यूब बनेगा।
सो गोल्ड कैन नॉट बी प्रिंटेड लाइक मनी एंड इट इज ऑलवेज इन स्कैर्सिटी। सो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सारे देशों को जमा किया और बोला देखो भाई लोग, तुम सब लोग अपने करेंसीज में लड़ाई मत करो, एक काम करते हैं, आज से पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी बनाते हैं, द यूएस डॉलर। और मैं यानी अमेरिका गारंटी देता हूं कि अगर कोई भी देश मुझे $35 देगा तो मैं उसको 1 आउंस सोना दे दूंगा। सिंपल, डॉलर विल बी बैक्ड बाय गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया भर के लोगों का भरोसा डॉलर पर बन गया क्योंकि हर डॉलर के पीछे रियल गोल्ड पड़ा था। लेकिन अब सोचो, अगर कल को कोई देश कहे कि मैं पाकिस्तानी रुपी या अर्जेंटाइन पैसों में ट्रेड करना चाहता हूं तो क्या होगा। तो यूएस ने बोला कि देखो भाई लोग, कल कौन गारंटी देगा कि पाकिस्तान या अर्जेंटीना अपनी करेंसी का वैल्यू मेंटेन रखेंगे, क्योंकि उनके पास तो उतना सोना है नहीं जितना मेरे पास है। तो गारंटी क्या है कि आपकी ट्रेड की वैल्यू बनी रहेगी। उनके पास ना गोल्ड है ना कि स्टेबिलिटी। तो दुनिया ने डिसाइड किया चलो सेफेस्ट ऑप्शन है कि डॉलर पर भरोसा करते हैं। और इसी तरह 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद डॉलर बन गया दुनिया का रिजर्व करेंसी। Halfway through the 20th century, the dollar became the world's reserve currency. If you want oil, you use dollars. If you want gold, you use dollars. If you want to exchange currencies, often the dollar sits in the middle of that transaction. Because people trust the US government and they trust dollar assets. इसीलिए दुनिया भर के देश अमेरिकन डॉलर खरीद के अपनी तिजोरी में रखने लगे और ऑयल से लेकर मिनरल्स तक हर चीज की ट्रेड होने लगी डॉलर से। लेकिन जैसे मोदी जी कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन अमेरिकन हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। तो 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन आकर बोलते हैं कि देखो भाई लोग सुनो, नया रूल आया है, आज से ये जो गोल्ड बैकिंग है ना, इसको बंद कर देते हैं। कल से हम अपने मर्जी से पैसा छापेंगे और कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो पूरी दुनिया को स्ट्रेस हो गया। वो बोले कि भाई हम तेरे पे भरोसा करें और अब तू बोल रहा है कि तुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तू छापेगा। और अगले 20 सालों में वही हुआ। तो सारे देश बोले कि भाई ये तो पागल है, ये डॉलर छोड़ो, गोल्ड लेते हैं क्योंकि गोल्ड को कोई प्रिंट नहीं कर सकता। तो अचानक से 1971 से 1980 तक गोल्ड प्राइस इतने तेजी से बढ़ने लगा कि गोल्ड प्राइस वेंट फ्रॉम $167 पर आउंस टू $932 पर आउंस। यानी सिर्फ 9 सालों में 458% का राइज दिखा। पूरे 200 साल की हिस्ट्री में ऐसा जंप किसी ने नहीं देखा था। और क्यों? क्योंकि चाहे इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, करेंसी फेल हो जाए, वॉर हो जाए, गोल्ड अपनी वैल्यू कभी नहीं खोता। दुनिया में अगर कोई 2 कमोडिटीज है जिन्हें सब लोग यूनिवर्सली वैल्यू करते हैं, वो है गोल्ड और ऑयल। लेकिन ऑयल के साथ प्रॉब्लम यह है कि ऑयल को स्टोर करना मुश्किल है। इसीलिए जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, लोग अपना पैसा ले जाते हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड ही है दुनिया का अल्टीमेट सेफ्टी नेट। और दोस्तों, यही पैटर्न आप बार बार हिस्ट्री में देख सकते हो, चाहे वो गल्फ वॉर हो, 9/11 अटैक्स हो, इराक वॉर हो या फिर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। Gold is the ultimate precious metal. It's been around since the beginning of time. For a long time, the established wisdom was that gold goes up when there's a weak economy or a threat of recession. Since that gold keeps on shining even during global turmoil, it's considered a safe haven. हर ग्लोबल टेंशन के बाद एक ही चीज साबित होती है, गोल्ड इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड एस्केप प्लान। यह है दोस्तों गोल्ड रैली का पहला कारण। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और वो है द लैक ऑफ ट्रस्ट इन यूएस डॉलर। और यहीं पर मैं आपको दूसरा ग्राफ दिखाना चाहता हूं। इस ग्राफ को गौर से देखो, इसमें आपको दिखेगा कि दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया, चाइना और इंडिया स्टेडीली अपने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम करते जा रहे हैं। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2010 तक यूएस ने क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे $2.1 ट्रिलियन छापे। आप समझ रहे हो, $2 ट्रिलियन was more than the GDP of most countries at that time। और जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, अमेरिका ने रशिया के $300 बिलियन के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया और पूरी दुनिया ये देख के शॉक हो गई। As Russian forces invaded Ukraine, Western countries responded with a different kind of weapon. The group of 7 major economies will convene a task force to focus on freezing and seizing assets of key Russian elites. क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई अगर यूएस रशिया के पैसे फ्रीज कर सकता है तो कल को हमारे भी पैसे ये फ्रीज कर देगा।
और बस वहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट रेवोल्यूशन। धीरे धीरे सारे कंट्रीज अपने रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर बढ़ाने लगे। और ये देखो, सिर्फ 2022 से 2024 के बीच सेंट्रल बैंक्स ने 3200 टन का गोल्ड खरीदा है, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा गोल्ड बाइंग स्प्री था। और इनमें से सबसे एग्रेसिव बायर्स गेस करो कौन थे? चाइना इंक्रीज्ड इट्स रिजर्व्स फ्रॉम 395 टन्स टू 2279 टन्स। रशिया इंक्रीज्ड इट्स रिजर्व्स फ्रॉम 384 टन्स टू 2333 टन्स। एंड इंडिया इंक्रीज्ड इट्स रिजर्व्स from 358 tons to 876 tons. In fact, Turkey also increased its reserves from 116 tons to 618 tons. तो moral of the story क्या है? जैसे जैसे अमेरिका पर देशों का भरोसा कम होगा, वैसे वैसे दुनिया गोल्ड को अपना इंश्योरेंस समझेगी। In short, the world is slowly preparing for a world without dollar. और ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये 50 सालों में होने वाली बात है। ये है दोस्तों द ओपन जियोपॉलिटिकल सीक्रेट ऑफ गोल्ड रैली। और इसका तीसरा कारण हो आप। यस, यू। आपने आजकल एक टर्म सुना होगा, गोल्ड ETF। पहले समझते हैं कि ETF होता क्या है। दोस्तों, ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक ऐसा फंड जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो भी बिना एक्चुअल सोना खरीदे। तो पहले क्या होता था? लोग सोना लेते थे ज्वेलरी, कॉइन्स या बार्स के फॉर्म में, लेकिन अब जमाना है डिजिटल गोल्ड का। तो आज लोग ऐप से गोल्ड ETF बाय करते हैं। लेकिन इसके पीछे हिडन ट्रूथ ये है कि हर गोल्ड ETF के पीछे रियल फिजिकल गोल्ड होना जरूरी है। मतलब अगर इन्वेस्टर ने 1 करोड़ का गोल्ड ETF खरीदा, तो फंड मैनेजर को उतने ही वैल्यू का रियल गोल्ड अपने वॉल्ट में रखना पड़ेगा। अब समझो इस गेम को, जब भी दुनिया में पैनिक आता है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक और द यूक्रेन वॉर, लोग डिजिटल फॉर्म में गोल्ड ETFs खरीदने लगते हैं, और इसीलिए फंड मैनेजर्स रियल गोल्ड खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। तो डिजिटल डिमांड रिजल्ट्स इनटू रियल गोल्ड बाइंग, व्हिच कॉजेस सप्लाई स्क्वीज, व्हिच देन कॉजेस अ प्राइस रैली। सिर्फ इंडिया में देखो, 2019 में गोल्ड ETFs का टोटल वैल्यू था 5768 करोड़, और 2025 तक ये बढ़कर हुआ 90,136 करोड़, यानी सिर्फ 6 सालों में 15 गुना से ज्यादा ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट ग्लोबली भी सिर्फ सितंबर 2025 में ही $26 बिलियन के इन्फ्लोज आए हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ETFs में। That is the third reason. There's another reason called the interest rate cuts. लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए ना एक PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आपको शायद UPSC में ये काम आ सकता है। ये है दोस्तों गोल्ड रैली के मैक्रो रीजंस। और माइक्रो रीजंस काफी सिंपल हैं, और ये सारे रीजंस आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। पहला है अपना करेंसी का डेप्रिशिएट होना। तो गोल्ड डॉलर में ट्रेड होता है, और पिछले 20 सालों में गोल्ड और डॉलर दोनों का भी वैल्यू रुपये के मुकाबले काफी बड़ा है। सो इन 2013 व्हेन $1 वाज इक्वल टू 61 रुपीस, गोल्ड यूज्ड टू कॉस्ट अस 29,600 रुपीस। बट इन 2025 व्हेन $1 इज इक्वल टू 88.8 रुपीस, गोल्ड कॉस्ट अस 1.22 लाख रुपीस फॉर द सेम 10 ग्राम्स। इसका दूसरा कारण है इंडियन फेस्टिव परचेस। जब हम 100 करोड़ लोग एक साथ सोना खरीदने जाते हैं, तब गोल्ड प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, द चाइनीज आर आल्सो बाइंग गोल्ड। पता है क्यों? क्योंकि ये देखो, जैसे इंडिया में सेंसेक्स होता है, वैसे वहां होता है शांघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स, और यूएस में होता है नैस्डैक। तो जहां सेंसेक्स ने पिछले 5 सालों में 108% का रिटर्न दिया है, नैस्डैक ने 94% का रिटर्न दिया है, लेकिन शांघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स ने सिर्फ 17% का रिटर्न दिया है। इसीलिए चाइनीज इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है ही नहीं, और उनके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सप्लाई बीच में इतना बढ़ गया था कि अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको यह समझ आएगा कि चाइनीज होम प्राइसेस तेजी से गिरने लगे हैं। इनफैक्ट इन 2024 द चाइनीज सिटीजंस सॉ अ 4.5% ड्रॉप इन देयर होम प्राइसेस। तो अगर रियल एस्टेट भी रिटर्न ना दे और स्टॉक मार्केट भी रिटर्न ना दे, तो इन्वेस्टर्स कहां जाएंगे? गोल्ड के पास। That is what is happening in China, where the citizens are also buying gold. ये है दोस्तों 2025 में गोल्ड रैली की कहानी। तो अब सवाल ये है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? दोस्तों, इसके लिए स्टैंडर्ड रूल ये है कि अपना सारा पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट मत करो। पहले तो 6 महीने की इनकम अपने बैंक अकाउंट में रखो ताकि इमरजेंसी के लिए काम आए, और बाकी पैसे
स्टॉक्स, गोल्ड और बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो। और इस डाइवर्सिफिकेशन का रेशियो आपके एज, रिस्क एपेटाइट और इमोशनल स्टेट से वेरी करेगा, और ये अपने आप में एक वीडियो है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये चीज आप मेरे दोस्त प्रतीक से सीखो, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे से कई ज्यादा जानकारी रखता है। एंड आई अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस, एंड बिफोर सेइंग गुड बाय, आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी Diwali. And as usual, if you like this video, please hit the like button in order to make YouTube happy. And for more such business and geopolitical case studies, please subscribe to our channel. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.